मैं ये समझता हूँ कि बुशरा बीबी जो है ना वो इस वक्त मुश्किल में है। और एक आपको बात मजे की बताऊं कि जो खाबर मानिका हैं उन्होंने अपने बेटियों को अपने साथ मिलाया है और उन बेटियों के जरिए वो बुशरा बीबी पे इस वक्त भी काम कर रहे हैं कि इमरान खान से वो थोड़ा पीछे हटें। तो लेकिन खाबर मानिका ने इमरान खान के साथ जो ताल्लुकात बुशरा बीबी के थे, जो फ़ोन पे गुफ्तगू होती थी, उसमें जो जानने वाले हैं वो कहते हैं खाबर मानिका का मशवरा भी शामिल होता था कि खान साहब से क्या बात करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए और कब करनी चाहिए। अब ये इतनी ये अजीब व गरीब, मैंने आपको कहा ना, ये पोलिटिकल इंट्रीग्स हैं, ये पावर पॉलिटिक्स है। पावर के हसूल के लिए सब कुछ हो रहा था, लेकिन लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है रियासत मदीना के नाम पे और मज़हब के नाम पे। बुशरा बीबी और खाबर मानिका की अपनी पावर पॉलिटिक्स थी जिसके लिए वो इमरान खान तक पहुंची। इमरान खान वज़ीर आज़म बनना चाहते थे, उनको ये बताया गया, यकीन दिलवाया गया कि आप इससे शादी करेंगे तो आप वज़ीर आज़म बन जाएंगे। वो वज़ीर आज़म बनना चाहते थे। बहनें अब उस वज़ीर आज़म के ज़रिए खुद पावर लेना चाहती हैं, वो अब पार्टी पे कब्जा करना चाहती हैं और उनके अपने बच्चे भी हैं, वो भी पार्टी पे करना चाहते हैं। अभी ये लड़ाई चल रही है। दुआ करें कि ये लड़ाई किसी करवट बैठे और इस मुल्क के लिए कोई बेहतरी निकले। सवाल यह है कि इसकी क्या कोई लीगल हैसियत भी है, ये जो अभी चैट आई है, या सिर्फ बस अवाम के लिए और दिखावे के लिए ये कहीं स्टैंड करेगी किसी कोर्ट ऑफ लॉ में एज एन एविडेंस कहीं प्रेजेंट की जा सकती है? किसी केस से ताल्लुक नहीं है, इसका नैरेटिव से ताल्लुक है। अगर ये ऑथेंटिक है, आप देखें इसका बेहतरीन तरीका क्या है। अगर ये ऑथेंटिक है और इसका बेहतरीन तरीका है कि अलीमा खान या रऊफ हसन में से कोई अदालत चला जाए और क्या डिनाई कर दे कि ये हमारी चैट नहीं है। हाँ, ठीक है। अगर उन्होंने ये झूठ है तो अलीमा खान या रऊफ हसन को अदालत जाना चाहिए, वहाँ जाके साबित करना चाहिए कि ये हमारी व्हाट्सएप चैट नहीं है, क्योंकि ये चीज़ डिनाई की जा सकती है। ठीक है, ये फेक बनाई नहीं जा सकती। तो लेकिन नैरेटिव की जंग है और फेक न्यूज़ की जंग है, और जिसमें पीटीआई जो है वो बहुत आगे है और पीटीआई ने इसमें इतना काम किया है कि मुल्क दुश्मनी की हद तक चली गई है। आपने बात की है कि ये फेक हो सकती है क्योंकि कोई भी इसके खिलाफ जो है इसका डिनायल दे सकता है। सवाल ये है कि आप खुद मीडिया के रोल के बड़े क्रिटिक हैं और रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग के हवाले से बात भी करते हैं, तो इस सिचुएशन में मीडिया को कैसे डील करना चाहिए, कैसे रिपोर्ट करनी चाहिए ये चीज़, जो कि कोई कंफर्मेशन नहीं है किसी भी साइड से। हमें पता है कि ये रऊफ हसन ने तो नहीं दी, अलीमा खान साहिबा ने भी खुद अपनी चैट खुद लीक नहीं की होगी, तो ऐसे में फिर मीडिया को इसको रिपोर्ट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? मीडिया को बताना चाहिए, ज़राए जो भी हैं उसके ज़राए बताना चाहिए। देखिए मीडिया का हमेशा से काम चला है ज़राए पे, सोर्सेज पे, और मीडिया का ये हक है कि वो अपने सोर्सेज को डिस्क्लोज ना करे। बात ये है कि आप सोर्सेज से आई चीज़ जब बगैर डबल कंफर्मेशन के, बगैर रीचेक किए, बगैर कोई सवाल पूछे और बगैर किसी मकसद के जाने उसको एज इट इज़ चला देंगे तमाम टीवी चैनल पे, तो उसका मकसद तो एक ही होता है कि ये नैरेटिव की जंग है जिसमें मीडिया एक हिस्सा बन चुका है। और ये जिसमें कि लग रहा है कि ये भी एक नैरेटिव, जी बिल्कुल, ये तो मैंने आपको करने की कोशिश है। तो मैंने आपको शुरू में कहा है कि ये नैरेटिव की जंग है और इसमें पीटीआई ने कमाल हासिल किया हुआ है। लेकिन बात यह है कि पिछले 10-12 साल में यहाँ पे मीडिया पे इतना काम हुआ है कि अब प्रोफेशनल मीडिया, ये प्रोफेशनल जर्नलिस्ट का सर्वाइव करने मुश्किल हो चुका है। और ये इस तरह की चीज़ें हैं, आसान हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती जर्नलिस्टों को। और एक क्रॉप आ गई है पिछले 10-12 साल में, 15 साल में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए और अब डिजिटल मीडिया के ज़रिए लोगों की, यंग लोगों की, जो मेहनत करने को गाली समझते हैं और इस तरह की पकी पकाई खीर उनको कहीं से मिल जाए तो वो उठा के लोगों में बांट देते हैं, उसको डबल चेक किए बगैर, जिसका ज़ाहिर है फिर उनको खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। लेकिन सिंस दे आर कनेक्टेड, उनको कोई खमियाजा नहीं भुगतना पड़ता ख़ास, और सिर्फ क्रेडिबिलिटी किसी की मजरू होती है या नहीं होती, लेकिन कुछ दिनों बाद दोबारा वो शुरू हो जाता है। तो मैं इसको समझता हूँ ये अनप्रोफेशनलिज्म है। और अगर आप ये डिमांड करें, ये एक्सपेक्ट करें कि अब मीडिया बहुत प्रोफेशनल, बहुत रिस्पॉन्सिबल अचानक हो जाए इस मुल्क में, जहाँ ना पार्लियामेंट रिस्पॉन्सिबल और प्रोफेशनल है, जहाँ ना जुडिशरी रिस्पॉन्सिबल और प्रोफेशनल है, जहाँ ना सियासी जमातें रिस्पॉन्सिबल और प्रोफेशनल हैं, ना यहाँ कोई सिविलियन इदारा रिस्पॉन्सिबल और प्रोफेशनल है, ना यहाँ एस्टेब्लिशमेंट रिस्पॉन्सिबल और प्रोफेशनल है, तो सिर्फ मीडिया नहीं हो पाएगा। ये नैरेटिव की जंग है। और मैंने आपको, हम एक्सपेक्ट करें ऐसी मजीद मैं ऑडियो आपको या आयशा बख्श टू स्टेट टॉक में बताया था कुछ
हफ्ते पहले कि ये जंग है, अब इसमें हर किस्म का हथियार इस्तेमाल होगा, क्योंकि एक तरफ खान साहब हैं, एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट है, और दरमियान का रास्ता अब कोई रहा नहीं है। अब एक साइड को शिकस्त तस्लीम करनी पड़ेगी। और इसीलिए जो फेक न्यूज़ की आपने बात की, 2 एग्जांपल देता हूँ पीटीआई कैसे चलाती है फेक न्यूज़। मैस्क एक डेनिश शिपिंग कंपनी है, बहुत बड़ी दुनिया की, और उसने $2 बिलियन की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है, जो अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। कोई भी हुकूमत हो, रोज़गार मिलेगा लोगों को, नौजवान लोग बेरोज़गार फिर रहे हैं। लेकिन आप देखें पीटीआई ने उस डेनिश शिपिंग कंपनी को इतनी ईमेल्स की, इतने उन्हें मैसेजेस भेजे, इतने ट्वीट्स में उनको टैग किया है कि एक उन्होंने फ़ज़ा ऐसी क्रिएट कर दी कि जैसे पाकिस्तान में तो इस वक्त अनार्की है, केओस है, यहाँ जो बंदा आएगा इन्वेस्टमेंट लेके या वो मारा जाएगा या उसकी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। इसी तरह उन्होंने आईएमएफ से जब बातचीत चल रही थी पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज की, आईएमएफ के सामने जाके मुजाहरा किया, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुजाहरा किया, उनको ईमेल्स की, उनके लोगों की तस्वीरें लगाई। तो ये इस तरह जो प्रोपेगेंडा करते हैं। और मुझे आपके आज इस सवाल से बहुत खुशी हुई है जो आपने ये सवाल किया है कि ये जो आज व्हाट्सएप पे अलीमा खान और रऊफ़ हसन की बातें आई हैं, ये कहाँ से आई हैं और क्यों आई हैं। काश यही सवाल आप लोग और आप जैसे दूसरे लोग पिछले 12-14 साल में मुसलसल पूछते, जब पीटीआई और उसका मीडिया सेल और उसको बनाने वाले फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के वो लोग जो रिटायर्ड हैं या अभी भी सर्विंग हैं, और वो 5th जनरेशन वॉरफेयर पे इन लोगों को तैयार करके इन डिजिटल दहशतगर्दों को चले गए, पेंशनें पाते हैं, प्रिविलेजेस पाते हैं, गोल्फ खेलते हैं, सरकार के टैक्स पे उन गोल्फ कोर्सेज की घास काटी जाती है, वहाँ उन्हें कोल्ड और हॉट ड्रिंक्स सर्व किए जाते हैं। तो उस वक्त भी ये पूछे जाते सवाल। अच्छी बात है आपने सवाल पूछा, मैं आपको हमेशा सवाल पूछने पे इनकरेज करूँगा, चाहे आज उस सवाल का जवाब मुश्किल से आपको मिले, लेकिन ये सवालात हमेशा पूछे जाने चाहिए थे। तो आज हम इस नौबत पे ना पहुंचते जो आज काउंटर प्रोपेगेंडा हो रहा है इस तरीके से, उस गंद को रोकने के लिए जो गंद पिछले 12-14 साल में इस मुल्क में फैलाया गया। बिल्कुल, मैं अपने सीनियर से शायद ये शिकायत भी कर दूं, रजिस्टर करा दूं कि अगर आपने ये सब ना किया होता तो आज मुझे ये ताना ना सुनना पड़ता कि हम 5th जनरेशन। मुझे उम्मीद है कि ये शिकायत का रुख मेरी तरफ नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है सर, आप, क्योंकि मैं भी आपसे सीनियर हूँ तो नहीं, वो सीनियर्स जो उस प्रोपेगेंडा का हिस्सा रहे हैं, जिन्होंने ये सवाल नहीं पूछे और आज बेपैंदे के लोटे की तरह घूम गए हैं और दूसरी तरफ जाके खड़े हो गए हैं, क्योंकि उनका काम यही है। बिल्कुल। सो उन बेपैंदे के लोटों से मेरा सवाल है कि वो मैमूना के सवाल का जवाब दें। ठीक है, मैं वेट करूंगी इस सवाल के जवाब का। आगे चलती हूँ, एक और भी आज डेवलपमेंट हुई है पीटीआई के अंदर। अच्छा, मेरा ख्याल था कि खत्म हो गया है, अब हम एक और लास्ट क्वेश्चन है, आप बेशक इसको ब्रीफली अगर आंसर कर दें। मिशाल यूसुफजई, उनकी पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी गई है, क्या इसका पीटीआई के इंटरनल डिफरेंसेस से कोई ताल्लुक है? ये बड़ा अच्छा आपने वैसे सवाल किया है, ये इसका जवाब देना बनता है। देखिए, मिशाल यूसुफजई उन लोगों में से हैं, मुझे याद आ गया, एक हमारे साहब होते थे यहाँ पे बड़े ताकतवर, तो उसमें ना उनसे सवाल हुआ कि आप ड्रोन हमले यहाँ अमेरिका कर रहा है तो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, तो उसमें सिविलियन लोग भी मारे जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो कोलैटरल डैमेज होता है। अमेरिकी भी ये कहते थे। अमेरिकी ज़ाहिर है उनकी एक सोच है ना अमेरिकियों की, बड़ी ऊंची सोच है और साम्राज्यी सोच है, मुतकब्बिराना सोच है। तो हमारे वो सरकारी एहलकार भी थे तो सरकारी नौकर, लेकिन उनकी सोच बड़ी मुतकब्बिराना थी। कहते हैं ये तो कोलैटरल डैमेज होता है, बस सिविलियन जाने चली गई, खैर है, बगैर किसी कसूर के कोलैटरल डैमेज है। कोलैटरल डैमेज होता है कि जो अगर यहाँ पे फ़र्ज़ करें बम धमाका हो जाए, मैं टारगेट हूँ और साथ 3-4 और लोग मारे जाएं, तो वो 3-4 और लोग जो होंगे वो कोलैटरल डैमेज होंगे, वो खाम में मारे गए। बिल्कुल। तो मिशाल यूसुफजई साहब कोलैटरल डैमेज हैं बुशरा बीबी और अलीमा खान की जंग में, जिसमें लगता ये है कि इमरान खान का कान जो है वो उस पे, कान से मुराद है उन्होंने जो सुनी है बात वो अलीमा खान की ज़्यादा सुनी है और बुशरा बीबी की इस बात को कम है, क्योंकि मिशाल यूसुफजई जो है ना वो बुशरा बीबी की पंटर थी। बुशरा बीबी ने उनको लगवाया था, उनको लग्जरी गाड़ियां बुशरा बीबी ने दिलवाई थी। मिशाल यूसुफजई जो हैं वो बुशरा बीबी के लिए समझें केपी में पंजाब की जो गोगी थी
जो बाहर जा चुकी हैं, जिसके हक में इमरान खान साहब खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी करप्शन को डिफेंड किया करते थे। केपी में बुशरा बीबी की गोगी मिसाल यूसुफजई थी, जिसको अलीमा खान ने इमरान खान को कह के हटवा लिया और हटवाया अलीमीन गंडापुर के जरिए। तो और अलीमीन गंडापुर आप देखें कितनी क्रिटिसिज्म हो रहा था अलीमीन गंडापुर पे 2-3 दिन पहले, और अब क्रिटिसिज्म का रुख किस तरफ हो गया। एक तस्वीर भी शायद आप मुझे दिखा रही थी आज प्रोग्राम शुरू होने से पहले, जिसमें उमर अयूब की शक्ल पे, बैरिस्टर गौहर अयूब की शक्ल पे और असद कैसर की शक्ल पे वो फोटोशॉप करके उनको उनको कुछ बनाया हुआ है। अब ये प्रोपेगेंडा आप देख रही हैं, ये अलीमीन गंडापुर वाली जो साइड है वो प्रोपेगेंडा कर रही है इन तीनों के खिलाफ। 2 दिन पहले इन तीनों ने प्रोपेगेंडा किया है अलीमीन गंडापुर के खिलाफ कि इसने जलसा कैंसिल करवाया, और उनके खिलाफ काफी टाइम से सोशल मीडिया पे भी चल रहा था जी, कि सारा ब्लेम जलसा कैंसिल करवाने का अलीमीन गंडापुर पे था। अब आज से अलीमीन गंडापुर में जवाबी हमला किया है अपने ट्रोल आर्मी, उनके पास हर एक, यहाँ पे ये तवाइफुल मुल्की से कहते हैं कि एनआरकी से कहते हैं, हर कोई अपने अपने एरिया में एक ट्रोल आर्मी लेके बैठा हुआ है, एक दूसरे पर अटैक करवा रहे हैं, और जिसका नुकसान पीटीआई को मुसलसल हो रहा है और जिससे उसके वर्कर्स बददिल हो रहे हैं, और अवाम को, वोटर्स को समझ नहीं आ रही वो किस पे यकीन करें। कल अलीमीन गंडापुर गद्दार था, आज असद कैसर, बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब गद्दार हैं, और उनके खिलाफ पीटीआई के अपने लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जिस तरह कल पीटीआई के लोग अलीमीन गंडापुर के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे। और मारी गई है बेचारी मिसाल यूसुफजई, उनकी गाड़ियां भी गई, कोर कमेटी भी गई। सॉरी, क्या कह रही? मैं ये कह रही हूँ कि कंफ्यूजन इतनी क्रिएट कर दी गई है कि समझ नहीं आ रही कौन किस साइड से खेल रहा है। नहीं, कंफ्यूजन कोई, देखिए जब पावर और पैसे के लिए जंग होगी ना लोगों के दरमियान, लीडरशिप के दरमियान, आइडियोलॉजी की जंग नहीं होगी। ये आइडियोलॉजिकल लोग नहीं है, ये सब मफाद प्रस्त लोग हैं जो इमरान खान के इर्द गिर्द जमा हैं। इनका माजी किसको नहीं पता। मफाद था कि पहली 2 जमातें जो थी, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में, जिसको जगह नहीं मिली वो इमरान खान के साथ जाके चिमट गया। शफकत महमूद लाहौर के जो हैं वो बेहतरीन एग्जाम्पल है मौका परस्त लोगों की, उन लोटों का जिसका मैंने मीडिया में जिक्र किया। सियासी लोटे जो हैं शफकत महमूद जैसे होते हैं, उन्होंने कोई सियासी जमात नहीं छोड़ी जिसमें वो शामिल नहीं रहे, और मुश्किल वक्त छोड़ कर अगली कश्ती पर सवार हो गए। अभी देख लें उन्होंने पीटीआई को छोड़ा है मुश्किल वक्त में, और कैसे गायब हुए हैं। सारा मफादात लिए, वजारतें जो है कि यहाँ पे उनसे मुतकब्बिर शख्स मुझे इस्लामाबाद में कोई नज़र नहीं आता था, वो अपने आप को बादशाह समझते थे, लेकिन आज हीरो से ज़ीरो हो गए। तो अल्लाह से डरना चाहिए जब ताकत आए, किसी भी किस्म की वो ताकत हो। तो ये पैसा और ताकत की लड़ाई पीटीआई की लीडरशिप में जारी रहेगी ना, तो यही होगा, जूतों में दाल बटेगी।